हाँ जाफर, हाँ जी, कितनी देर में शुरू हो रहा है? शुरू हो गया इंशाल्लाह, बस थोड़ी माल पर चढ़ा रही है। अच्छा, सीमेंट वेमेंट सारा रख दिया गया अपनी जगह पर? हो गया। ठीक है, मशीन भी तैयार है, ट्रॉली भी मशीन लगी हुई है। जी, ठीक है। बस इंशाल्लाह 5-10 मिनट में शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब जानते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, तो आज मैं अपनी साइट पे आया हुआ था और मैंने आपसे लास्ट कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करवाई थी, जिसमें हमने काफ़ी सवालात और जवाबात की डिस्कशन भी की थी। तो आइए, आज वो साइट पर हमारी भराई हो रही थी, तो आज मैं आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करवाता हूँ और आपसे कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। कैसे हैं आप अशरफ साहब, ठीक ठाक है? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज ये बताइए, काम कितना हो गया इसका? हाँ, बस देखें, आज ये दूसरी छत डाली जा रही है। हम 10 दिन से इसकी तैयारी में लगे हुए थे, आज कंप्लीट हो गई है, तो आज हम भराई कर रहे हैं इसमें। तो इंशाल्लाह आज ये दोपहर तक छत की भराई हो जाएगी। चलें, थोड़े से सवालात, क्योंकि अक्सर कस्टमर हमसे सवालात पूछते रहते हैं कि भाई ये किस तरह की परेशानियाँ होती हैं। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, पहले मैं स्टार्टिंग ऐसे लूँगा, ये फेंसिंग जो है ये दूसरे प्लॉट के ऊपर इतनी ज़्यादा क्यों की हुई है? असल में इनका रूल ये है कि जहाँ भी आपका कोई मटेरियल है तो वो सारा फेंसिंग के पीछे होना चाहिए। तो चूँकि ये फेंसिंग हमने पहले इसलिए की थी कि यहाँ हमारी जो हमने यहाँ डिगिंग की थी, तो सारी जो मिट्टी निकली थी वो हमने साइड में की थी, तो उस वक्त से ये फेंसिंग वहाँ की गई थी। और उसके बाद अब जो है बैक पे हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी फेंसिंग हुई हुई है। नहीं, तो ये दूसरा प्लॉट होता है, उस पे जाहिर है, तो उस पे कोई परेशानी तो नहीं है? जो लोग नए, अभी तक तो परेशानी नहीं है। जब तक ये कंस्ट्रक्शन कम है उस वक्त तक तो परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगी, यानी साइड बाय साइड बहुत सारे प्लॉट बने हुए होंगे, तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को आएंगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के घर के आसपास घर नहीं बने हुए, तो वो फौरन घर बना ले, ताकि उनके लिए सहूलत हो जाए। उन लोगों को सहूलत इस वक्त हो सकती है जो इस वक्त बनाना शुरू करेंगे, तो उनको वो मुश्किलात नहीं आएंगी। चोरी के लिए तो ज़ाहिर है यहाँ पर हम चौकीदार तो रखते हैं, और वो बेचारा 24 आवर यहाँ पर होता है। और अभी तक ऐसा कोई वाक़या, अगर चौकीदार है तो फिर ऐसा कोई वाक़या अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अगर इक्का दुक्का जगह पर कहीं चौकीदार भी किसी ने नहीं रखा है, तो उसके चांसेस होते हैं कि उसका मटेरियल कहीं इधर उधर हो जाए, कोई इस्तेमाल कर ले, निकाल ले जाए या क्या करे। लेकिन आमतौर पर सिक्योरिटी की बैरिया की जो सिक्योरिटी है वो बहुत एक्टिव होती है इस मामले में। वो विजिलेंस उनकी चलती रहती है, उनके जो गार्ड्स हैं और उनके इंस्पेक्टर्स हैं वो विज़िट करते रहते हैं। तो आमतौर पर ऐसा कोई चांस अभी तक हमने देखा नहीं है। अच्छा, वैसे ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये सारा काम जो हो रहा है, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती होगी। भैया ने इस एरिया में जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी देता नहीं है, तो फिर ये सब कैसे यहाँ पर ये सब काम हो रहा है? देखें जी, ये जो मशीनरी इस वक्त चल रही है, जैसे ये मिक्सिंग मशीन चल रही है, तो ये तो खैर डीजल जनरेटर के साथ अटैच्ड है, तो इसके लिए तो बिजली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे बिजली की ज़रूरत ये होती है कि आपको अगर जब तराई होनी है तो उस वक्त आपको पानी पंप करके और तराई करनी है, तो उस वक्त ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिर, जब तक बहरिया की तरफ से बिजली नहीं प्रोवाइड की जाती, वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी बिजली दे सकें वो दे दें, टेम्प्रेरी एक कनेक्शन दे देते हैं, ताकि उससे आप अपनी छोटी मोटी मशीनें और पानी के पंप वगैरह चला सकें। लेकिन जब तक नहीं होता है तो फिर हमारे पास वो जनरेटर के साथ अटैच होता है एक पंप, वो हम इस्तेमाल करते हैं। चले अशरफ साहब, थोड़ा अंदर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर आप भी जानते हैं, वो भी काले हो जाएंगे, हम भी इतनी धूप में जो है काले हो जाएंगे। थोड़ा अंदर छाँव में आ जाते हैं। जी, ये ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम इस वक्त हैं मौजूद। तो ये अब देखें, जैसे बात हो रही थी सीमेंट की और वो, तो जब ये एक छत पड़ जाती है तो हमें ये सहूलत होती है कि हम फिर अपना सामान अंदर रख लेते हैं, तो थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें ये ख़तरा नहीं होता कि बारिश आएगी तो क्या होगा, फलाना ये वो, तो इस तरह की। तो यहीं पर ही आपके जो लोग मजदूर वगैरह रह रहे होते हैं, तो इसी घर के अंदर रहते हैं? ज़्यादातर तो मजदूर चले जाते हैं, वो सुबह से शाम तक ही होते हैं। एक आध जिन्होंने सुबह सुबह शुरू करना होता है वो फिर यहाँ पर रह जाते हैं, लेकिन चौकीदार यहाँ 24 आवर रहता है। अच्छा, तो ये एरिया कौन सा है इस घर ये का? इस वक्त ड्राइंग रूम में हम खड़े हुए हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में खड़े हैं, ठीक है। और ये वाला मेरा ख्याल से लाउंज है। लाउंज का एरिया। जी जी, ये लाउंज।
अच्छा, ये वाटर टैंक अक्सर लोग यहाँ पर जो है इसको बिल्कुल ओपन छोड़ते हैं, तो इसको आपने क्लोज किया हुआ है? नहीं, ये शुरू में तो ज़ाहिर है ओपन होता है, इसकी स्टेजेस होती है ना। सबसे पहले ये सिर्फ साइड्स बनती हैं इसकी, उसके बाद इस पर छत डलती है दूसरे मरहले में। तो पहली दफ़ा में ओपन रहता है, दूसरी दफ़ा में इस पर छत पड़ जाती है, और अब उसके बाद जब ये फर्श डलेंगे तो फिर ये सारे तो सब कवर्ड ही हो जाएगा ना, टैंक तो कवर्ड ही रहेंगे सारे। तो बहरिया का जो इंस्पेक्शन कार्ड वगैरह जो वो लोग फॉलो करते हैं, अब इस प्रोसेस तक कंप्लीट होते वक्त उन्होंने बगैर किसी परेशानी के इमीडिएट कर दिया या थोड़ा? नहीं, ज़ाहिर है वो अब जो उनके रूल्स के मुताबिक 1-2 दिन जो लगते हैं वो लगते हैं, बाकी वो उनके यहाँ ऐसा डिलेज नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो या कोई और मसला हो। वो जब हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो आके इंस्पेक्शन करके ओके कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई कमी पेशी ना रहे, ताकि वो उनको पॉइंट आउट करके हमारा टाइम ज़ाया होगा, और तो कुछ नहीं होगा। सही है, ठीक है, आ जाए। तो ये आपका पहला रूम है जी, ये है एक तो रूम का नीचे। अंदाज़न लोग 125 गज में क्या साइज़ रखते हैं? आमतौर पर यहाँ पर 11, 11.5 बाई 11.5 ही होता है। इससे बड़ा 25 फुट में पॉसिबल नहीं होता ना, ठीक है। क्योंकि आपकी 25 फुट में 2 दीवारें भी आएंगी, 3-4, और फिर आपको किचन रखना है, वॉशरूम रखना है, तो उस हिसाब से नीचे का बेडरूम ज़्यादा से ज़्यादा 12 फुट ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं, कस्टमर, ज़ाहिर है हर कस्टमर कोशिश करता है कि जब वो घर बना रहा हो अच्छे से अच्छा बनाए और कम से कम पैसे उसके लगें, तो वो कहाँ अपनी बचत कर सकता है? क्या कमरों में ऐसी क्या चीज़ करे कि उसको कोई बचत हो जाए? नहीं, बचत तो देखिए, अब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो रहेगी, और बल्कि ये होता है कि लोग जो हैं वो मतलब बहुत सारे लोग हैं बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। वो कहते हैं जी हमें बहुत अच्छी नस्ल की चीज़ें चाहिए, तो ज़ाहिर है उसमें कॉस्ट बढ़ भी सकती है। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो अच्छे स्टैंडर्ड की ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और लोग अगर क्वालिटी ठीक है तो लोग जो है वो इस पे ज़्यादा परेशान नहीं होते कि भाई कॉस्ट क्या है। कंपैरेटिवली कॉस्ट शहर के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा पड़ रही है। कैसे बढ़ जाती है? ये अक्सर ये वाला सवाल लोग करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कि अगर आप कराची में बना रहे हो और बहरिया में बना रहे हो, ऐसी क्या बात है? हाँ, उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा तो लेबर रेट जो है ना उसमें फ़र्क है। जो शहर में है हर चीज़ के रेट मुख्तलिफ हैं और बहरिया में मुख्तलिफ है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं बेसिकली वो सब शहर से ही यहाँ आके काम कर रहे हैं। अच्छा, आप तो जानते होंगे कराची में एक अलग अलग मसले मसाइल हैं और बहरिया टाउन कराची में अलग अलग मसले मसाइल हैं, तो कराची में ऐसे क्या मसले जो यहाँ नहीं है? ना कोई आ जाता है कि अच्छा जी आप ये घर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसका क्या किया है, फ़लानी परमिशन, ये वो 10 चीज़ें, 10 सवालात और 10 मसले मसाइल वो अपने खड़े करते हैं। उसके मुकाबले में बहरिया का 1 विंडो पॉलिसी है। यहाँ पर सिर्फ आप बहरिया के साथ ही डील करते हैं, बहरिया ही हर चीज़ को लुक आफ्टर करता है, बहरिया हर चीज़ को सुपरवाइज़ करता है। तो 1 विंडो ऑपरेशन आपको पता है जहाँ भी कहीं होता है तो वहाँ आपको आसानियाँ उस तरह से होती हैं। और तो मैं अगर कहूँ कि मुझे यहाँ पर बहरिया में ग्राउंड+2 बनाना है या ग्राउंड+3 बनाना है, तो क्या मैं बना लूँगा? नहीं, वो लिमिटेशंस बहरहाल हैं। बहरिया ने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में ग्राउंड+2 अलाउ नहीं किया है। नहीं, लेकिन अक्सर होता है ना कि स्टार्टिंग में नहीं स्टार्टिंग में अक्सर कराची में भी क्या होता है, अभी परमिशन ग्राउंड+1 की मिली है, लेकिन उन्होंने सरिया बेस इतनी स्ट्रांग बनाई है कि फ्यूचर में जब मसले मसाइल फैमिली बढ़ जाएगी या किसी को पैसे दे के हम ग्राउंड+2 भी कर लेंगे, तो क्या यहाँ पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। एक तो उसकी वजह ये है कि बहरिया के जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, मसलन लाहौर बहरिया है, इस्लामाबाद पिंडी बहरिया है, वहाँ पर भी अभी तक यानी वो 10-10, 15-15 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पर भी अभी तक ग्राउंड+2 किसी को अलाउ नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो जिस तरह डिज़ाइनिंग की जाती है ना, वो डिज़ाइन होती ही इस बुनियाद पे है कि आपने ग्राउंड+1 रखना है। तो आप अगर चाहें भी तो आप उसमें ज़्यादा मजबूत फाउंडेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो मज़ीद लोड बर्दाश्त कर सकें वो आप इसमें नहीं डाल सकते। अच्छा, एक तो कुछ मोटे मोटे खर्चे बता दें। ये देखें, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ज़ाहिर है कस्टमर से रिलेटेड तो सवाल नहीं है, लेकिन आने वाले नए कॉन्ट्रैक्टर जो कराची में काम कर रहे हैं वो अक्सर आपको वीडियो को देखेंगे कि अच्छा हम ये प्रिपरेशन करके आएँ, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नया कॉन्ट्रैक्टर आते वक्त इन चीज़ों का तो ख्याल ज़रूर रखे ही रखे? हाँ, नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है वहाँ के मुकाबले में डिफरेंट हैं, इस लिहाज से कि मसलन पानी जो है वो आपको
परचेज़ करना पड़ता है, टैंकर्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो कराची में भी करना तो पड़ता है। कराची में फिर भी बहुत सारी जगहों में पानी मिल भी जाता है और बहुत सारी जगह ख़रीदने भी पड़ते हैं। डिफेंस में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर तो ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन और कई जगहों पे पानी अवेलेबल होता है। चूँकि ऑलरेडी आबादी होती है तो पानी के कनेक्शन होते हैं, तो पानी अवेलेबल होता है बहुत सारी जगहों पर। डिफेंस में तो वैसे ही पानी नहीं होता है, इसलिए वहाँ इसके पर अलावा पानी के अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस सिवाय इसके कि यहाँ पर अब आपने वो तो दूसरी साइटों में भी करना पड़ता है कि अगर आपने पानी के लिए कोई टैंक बनाना है टेम्परेरी, तो वो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, ये थोड़ा एक अक्सर औकात क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो वो जब लड़ाई हो जाती है तो लोग फिर ये बगैर सोचे समझे काम को रोक देते हैं। कि काम को रोकने पे आप क्या समझते हैं? जैसे ये मेरे सामने एक घर बन रहा है और उसका काम शायद हमसे पहले बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ इसका काम बंद हो गया है। तो कस्टमर को इस चीज़ पे क्या नुकसान है और कॉन्ट्रैक्टर को क्या नुकसान है? कॉन्ट्रैक्टर जो झगड़े की वजह बनती है ना, वो यही डिलेज बनते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है। आजकल मार्केट में जब से ये कंस्ट्रक्शन में बूम आया है तो रेट इतने अनस्टेबल हैं कि कई दफ़ा एक हफ़्ते के अंदर अंदर रेट चेंज हो जाते हैं, कई दफ़ा 15 दिन में रेट चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर कोई कंट्रैक्टर ऑलरेडी शुरू कर चुका है कोई प्रोजेक्ट और वो उसमें डिले आ गई है, तो ज़ाहिर है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो या तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेगा, या फिर ये है कि वो डिमांड करेगा कि भाई आप कुछ पैसे मज़ीद मुझे दें, और इसी वजह से फिर झगड़े पड़ते हैं। तो कोशिश, लड़ाई तो हो गई ना। हाँ। अब उसने काम छोड़ दिया। मैं तो अब ये पूछ रहा हूँ कि जो उसने काम छोड़ दिया है, अब काम छोड़ने पे कस्टमर को क्या नुकसान है, ताकि कस्टमर बहुत सोच समझ के किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे या मेक श्योर करे कि ये चीज़ें करे। कस्टमर को तो इसका हर वक्त ही नुकसान होता है। अगर किसी भी स्टेज पे वो छोड़ जाएगा जो भी, तो जब आप नए किसी बंदे से कांटेक्ट करेंगे तो रेट लगाएगा, तो वो आज का रेट भी लगाएगा, प्लस वो अपना कुछ मार्जिन वो भी रखेगा, और जो आपको छोड़ चुका होगा वो अपना मार्जिन काफ़ी हद तक ले जा चुका होगा। तो यानी आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी उसके मुकाबले में। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने में कोई फ़ायदा है, या कॉन्ट्रैक्ट को अगर कुछ छोटा मोटा डिफरेंस आ रहा है तो वो पूरा करने में हमें फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप किसी और को नए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको 2-4 लाख रुपए फालतू देने पड़ते हैं उसे, तो जाहिर है कि ये फिर आपका एक लॉस ही हो गया ना। नहीं, लेकिन अब और जैसे टाइम तो डिले हो ही गया। नहीं, जैसे आप देखें इसमें अब ये ग्रे स्ट्रक्चर में है, तो ग्रे स्ट्रक्चर में ज़्यादा देर तक इस तरह खुला छोड़ने पे क्या चीज़ मजबूती कमज़ोर होगी, इस तरह की कोई मामलात होते हैं? या कोई बात नहीं, अगर वो 6 महीने बाद 1 साल बाद फंड्स की वजह से उसने कैंसिल किया था, तो अगर वो 6 महीने बाद कहता है अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो क्या वो मजबूती रहेगी या ऐसी कोई चीज़? मजबूती में तो इतना खैर फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि अगर उस स्टेज पे इसकी मुकम्मल क्योरिंग वगैरह हुई भी हो तो फिर मजबूती में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ठीक रहती हैं। अच्छा, बस अब हम फाइनल करते हैं इस चीज़ को। बस इतना बताते चलें हमारे व्यूअर्स को कि अभी इस टाइम 125 गज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर आप पर स्क्वायर फीट, क्योंकि 2 लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, तो सिर्फ इन शॉर्ट बता दें पर स्क्वायर फीट क्या रेट लोग चार्ज कर रहे हैं सरिया और इतनी चीज़ें इंक्रीज़ होने के बाद, और प्राइस में क्या चार्ज कर रहे हैं? देखें, ये जो पर स्क्वायर फीट का और लमसम का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना कोई मैटर नहीं करता है। जो भी आदमी अगर आपके पर स्क्वायर फुट को कम कोट कर रहा होता है ना, तो एक्चुअली वो स्क्वायर फुट्स को बढ़ा रहा होता है, एरिया को बढ़ा रहा होता है। वो बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग अलग शो कर रहा होता है कि जी पैराफिट अलग है, इसके अंदर बाउंड्री अलग है, इसके अंदर ओवरहेड टैंक अलग है, अंडरग्राउंड टैंक अलग है, वो इस तरह से उसको कवर कर लेते हैं। एक्चुअली तो जो खर्चा हो रहा है वो उसने आपसे कवर करना ही है। ये नहीं है कि वो अगर आपको पर स्क्वायर फुट कम शो कर दे और कह दे कि जी ये 3000 रुपये स्क्वायर फुट में बन जाएगा, तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कम पैसों में बन जाएगा। तो कितने पैसे लग रहे हैं? तो आमतौर पर पहले तो ये था कि तकरीबन 65 लाख रुपए में एक घर अच्छा फिनिश हो जाता था। अब सूरत हाल ये है, जितने पिछले दिनों में रेट रिवाइज हुए हैं सीमेंट के भी, सरिये के भी, और जाहिर है उसके साथ साथ सब चीज़ें, इवन अगर आप ये देखें कि कंड्यूट पाइप्स उनके ऊपर 20% इजाफा हो चुका है। मतलब हालांकि वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लाखों में नहीं है, लेकिन बहरहाल हज़ारों में ज़रूर है ना। 50-60 हज़ार रुपये का अगर पाइप आपका लग रहा है तो 50,000 रुपये का पाइप के ऊपर अगर 20% इजाफा हो गया तो वो बढ़ गए। फिर इसी तरह PVC के पाइप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब
वक्त के साथ साथ तेज़ी से ये सब डिपेंड कर रही होती हैं सीमेंट और सरिये के ऊपर। अगर क्या वो कर रहे चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसलिए हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम अपने कस्टमर्स से इतना एडवांस ज़रूर ले लें कि हम एसेंशियल चीज़ें तो कम से कम बुक करा सकें। उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमने आज के रेट में कोई चीज़ बुक करा दी तो अगर हमें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद की उसकी ज़रूरत है तो रेट अगर रिवाइज़ हो भी चुका होगा तो जो हमारा सप्लायर होगा वो इस बात पे बाउंड होगा कि हमें उसी रेट पे वो चीज़ें देगा क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। पाकिस्तान में तो जिस तेज़ी के साथ डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, वो अपने कस्टमर से निकालेगा। आप जिक्र कर रहे थे झगड़ों का, वो होते भी इसी बुनियाद पे हैं क्योंकि किसी वजह से डिले हो रहा है। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्टर का कसूर है तो जाहिर है कि फिर पेनल्टी उसी को पड़नी चाहिए कि भाई आपको तो हम पैसे देते रहे और आपने काम नहीं किया तो फिर आप जिम्मेदार हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ वक्त पे। लेकिन अगर डिले कस्टमर की तरफ से आता है तो फिर कस्टमर को बेयर करना चाहिए उस इजाफे। लेकिन आप भी जानते हैं कस्टमर नहीं बेयर करता, कस्टमर कहता है मैं नहीं बेयर करूंगा, मेरा आपसे एग्रीमेंट हुआ हुआ। इसी वजह से जो है ना थोड़े से डिस्प्यूट आते हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश तो यही होती है कि वो इतना एडवांस दे दें कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है 10-20% हमारे मार्जिन में कमी आ जाती है तो वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए कि हमें मिलजुल के काम करना, बेसिस पे काम करना है, अपने कस्टमर्स बनाने हैं। तो उसमें ये होगा कि अगर हम हर कस्टमर से झगड़ा ही करते रहेंगे तो फिर जाहिर है कि वो हमारी रेपुटेशन यही होगी कि भाई ये तो हर दफ़ा ये इस तरह करते हैं। तो जो छोटे मोटे लॉसेस हैं वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। चले ठीक है अशरफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये जो दूसरी छत की भराई हो रही है आप ये कंप्लीट करें तो आप लोग हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और ए क्वालिटी की करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप बना के रखेंगे, क्योंकि इस पूरी डील में, इस पूरी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशनशिप बहुत काउंट करता है। आपको पैसों के साथ साथ आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या अच्छा बंदा है, क्या आपको डील करने में अच्छे तरीके से आपसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत खुदा हाफिज़।